Okay, so today's topic is the research, doing research and behavior modification. First of all, the reason why we choose this topic today वो यही है कि आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स रेडी करने हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स। उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एबीएम में रिसर्च डिज़ाइन कौन कौन से हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। रिसर्च कोई ऐसे नहीं है, कोई सेपरेट चीज नहीं है। वेर एवर यू गाइस आर वर्किंग विद एनी किड यू आर वर्किंग, आप अपने उन्हीं क्लाइंट्स में से जो है क्लाइंट चूज करके उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन करोगे। सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट यू गाइस हैज टू कंप्लीट इज टू इंक्रीज द बिहेवियर। सो एनी बिहेवियर यू सेलेक्ट, उसका पर्पस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, व्हाई यू आर सेलेक्टिंग दिस स्पेसिफिक बिहेवियर टू इंक्रीज। और फिर उसके बाद आपने प्रॉपर वर्किंग शुरू करनी है। बट बिफोर दैट आपने अपने जो वेरिएबल्स हैं वो सिलेक्ट करने से पहले यू गाइस हैव टू डिस्कस विद द सुपरवाइजर, विद वो मैम नूर के साथ डिस्कस करेंगे आप सब लोग अपने टॉपिक्स को। जब भी आपने रिसर्च अपनी स्टार्ट करनी है तो अपनी रिसर्च के टॉपिक्स मिस नूर के साथ आप लोगों ने डिस्कस करके वो अप्रूव करेंगी तो आप लोग फर्दर उस पर वर्किंग शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को डिस्कस करना है कि ये मेरा क्लाइंट है, इसका ये प्रॉब्लम इशू है या ये स्किल्स हैं जो मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। सो आप उनसे एक गो अहेड ले लें, फिर उसके बाद आप वर्किंग इंटरवेंशन भी आपकी होगी। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद इंटरवेंशन अप्लाई होगी, डेटा कलेक्शंस होंगी। फिर उसके बाद आपके रिसर्च डिजाइन जो हैं वो जो भी आपने फॉलो करना है वो करना है आपने। फिर उसके बाद ग्राफिंग वगैरह होगी आपकी सारी, वो एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल, आप रिसर्च आर्टिकल्स लिखने होते हैं वो आपने प्रॉपर लिख के सबमिट करने हैं। अगस्त से पहले पहले, अगस्त की एक डेट आप लोगों को मैं दे दूंगा, उससे पहले पहले आप लोगों ने सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो एक जो है मैं आप लोगों को सैंपल्स वगैरह भी भेज दूंगा कि किस तरह के रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं जावा के। तो जितने भी बिहेवियर एनालिसिस के आर्टिकल्स होते हैं वो जावा आर्टिकल्स में ही काउंट होते हैं, उनकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो जावा के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जावा इज द जर्नल ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। So let's start. So the first thing we have to discuss is to like behavior modification program. So what research design we can use. अच्छा, इसमें जो है जब भी आप कोई भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान बनाते हो उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ऐड करना। जैसे स्क्रीनिंग फेज है, स्क्रीनिंग फेज में आप क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम एंड डिटरमिंग हु शुड ट्रीट इट, कि आपने बेसिकली, अच्छा, इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल कि एक जो बिहेवियर एनालिस्ट है वो टारगेट करता है बिहेवियर्स को। और बिहेवियर्स जो टारगेट होती है उनके टारगेट करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर तो वो बिहेवियर उस क्राइटेरिया पे आ रहा है तो फिर आप उस बिहेवियर के ऊपर वर्क करते हो। अगर वो बिहेवियर उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे नहीं आ रहा सो देन यू डोंट सेलेक्ट दैट टारगेट, ठीक है। अब कोई बिहेवियर आप अप्लाइड क्यों कहते हैं अप्लाइड, इसीलिए किसी चीज को अप्लाइड हम इसलिए कहते हैं कि अगर हम उस पे वर्क करें और उसको चेंज करें उस बिहेवियर को जो अप्लाइड है, तो उससे उस पर्सन की लाइफ में और सोसाइटी में जो है पॉजिटिव चेंजेस आनी चाहिए। जैसे एक ऑटिज्म का बच्चा है, सो ही ही कैन नॉट ड्रेस अप, ठीक है। तो हम, एक वैलिड रीजन है ना उसको ड्रेसिंग स्किल सिखाने की, कि उसको हम सिखाएंगे ड्रेसिंग स्किल्स तो वो उसकी लाइफ भी इम्प्रूव होगी और साथ उसकी घर वालों की लाइफ भी इम्प्रूव होगी, उसको भी, उनको भी वो तंग नहीं करेगा। और साथ साथ जो है वो सोसाइटी में भी अपने आप को एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को शो कर सकता है, ठीक है। सो इससे उस पर्सन की लाइफ भी इम्प्रूव हुई और सोसाइटी में भी उसने एक चेंज लेके आया। और बेसलाइन फेज क्या होती है, इस बेस पे हम स्क्रीनिंग फेज इसीलिए कहते हैं कि बिहेवियर सिलेक्ट करना कि कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है चेंज करने के लिए। बेसलाइन फेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना होता है कि द बिहेवियर यू वांट टू चेंज बिफोर इंटरवेंशन, उसके फ्रीक्वेंसी क्या है, रेट क्या है, कहाँ कहाँ पे वो बिहेवियर अकर हो रहा है, कितना हो रहा है, वो सारा आपके पास बेसलाइन होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग द इंटरवेंशन। So then, on the next phase, you apply the intervention, and whatever your strategy is, like reinforcement strategies हैं, DRA हैं, या रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग आपने यूज करने, कोई भी इंटरवेंशन आपने अप्लाई करनी है, सो आपने जो है अप्लाई करनी। फिर उसके बाद फॉलो अप फेज है,
आप चेक करते हो कि जो बिहेवियर चेंज आई है वो परसिस्टेंट ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर चेंज आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आपने इवेल्युएट करनी है कि जो बिहेवियर चेंज मैं लेके आया हूँ, सो वो वो बिहेवियर पॉजिटिव चेंज है उस पर्सन की लाइफ में, उससे उसकी लाइफ इंप्रूव हुई है या नहीं हुई। उसके बाद उसको मेंटेन रखना, उस चेंज को, बिहेवियर की जो हम चेंज ले, यूजुअली हम लोग बिहेवियर चेंज तो ले आते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पाते। उसको जनरलाइज करना, ये सारी वो चीजें हैं जो हमने एक बिहेवियर चेंज प्लान में मेंशन करनी होती है। एक बिहेवियर एनालिस्ट, आपने, अब आपका रोल चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट क्लाइंट के साथ वर्क करने की बजाय आप लोगों ने इनडायरेक्टली क्लाइंट्स के आईपीज बनाने, ऑब्जर्वेशंस करनी है, असेसमेंट्स करनी है। आपके आईपी में ये सारे सेक्शंस होने चाहिए, स्क्रीनिंग फेज भी, बेसलाइन फेज भी, ट्रीटमेंट फेज भी, फॉलोअप फेज भी। ठीक है। A behavior modification research project attempts to demonstrate convincingly that it is the treatment rather than some uncontrollable variable that was responsible for the change in the behavior is in question. Like for example, you have to explain that the intervention I am applying, basically आज की क्लास में हम यही चीजें सीखेंगे कि जो आप प्रूफ कर सको, आप प्रूव कर सको कि जो इंटरवेंशन आप अप्लाई कर रहे हैं और ये जो चेंज आई है वो इस इंटरवेंशन की वजह से आई है, ना कि कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से, या टाइम के साथ ये चेंज नहीं आई, या सेटिंग्स की वजह से ये चेंज नहीं आई, बल्कि द चेंज आई ब्रॉट, सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द इंटरवेंशन यू आर अप्लाइंग। ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग फॉरवर्ड, सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। आप सब लोग माशाल्लाह से क्वालिफाइड हैं, साइकोलॉजी रिसर्च वगैरह की होगी। सो बट जस्ट लेट्स रिवाइज इट। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो लेट्स मेक देम क्लियर, व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। So the one which is being observed. यस, द वन which is being observed, very good. And what is the independent variable? What is independent variable? The independent variable जिसको मैनिपुलेट करते हैं एंड जिसके ऊपर से फिर चेंज हम डीबी के ऊपर जो है वो चेक करते हैं, वेरी गुड, ऑब्जर्व क्लियर करते हैं। वेरी गुड उसामा, वेरी गुड, अमेजिंग। सो अब मुझे उसामा के अलावा आप में से कोई बताए कि एबीए में अगर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, एबीए में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा, और एबीए में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, अगर एबीए के टॉपिक्स हैं तो। क्या बिहेवियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है? उसामा के अलावा आप सब में से मुझे बताएं। सर बिहेवियर क्योंकि ऑब्जर्व हो रहा है तो वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है, वेरी गुड। द बिहेवियर वी आर वर्किंग ऑन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द इंटरवेंशन वी विल अप्लाई। सो ये बेसिक डिफरेंस है एबीए में। जो इंटरवेंशन है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द बिहेवियर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। ओके, so in ABA, mostly the most common type of design, research design we use in ABA is the single subject experimental design. सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सबसे कॉमन है एबीए में जो हम यूज करते हैं। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कि इसकी टाइप्स कितनी हैं सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, जैसे रिवर्सल डिजाइन है, मल्टीपल बेसलाइन या मल्टीपल प्रॉप डिजाइन है, ऑल्टरनेटिंग ट्रीटमेंट डिजाइन है, चेंजिंग क्राइटेरियन डिजाइन है। सो लेट्स जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसको कोई डिफाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट उसामा एंड तौकीर? खदीजा, कैन यू प्लीज डू इट?
सॉरी सर, आपने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे? My question is, what is single subject experimental design? Just define single subject experimental design. सर, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि बाय द नेम के इसमें सिर्फ एक एक वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस पर वर्किंग होती है। नहीं, मल्टीपल भी ए, हो ए, सकती है. सर आई डोंट नो। ओके, नो प्रॉब्लम. कोई और बताएगा? सालिहा, कैन यू? शबाना, सोनिया, उम्मे हबीबा, उसामा. उसामा के अलावा, नॉट उसामा. सर इसमें हम लोग जो है वो सिंगल मतलब एक ही सब्जेक्ट पर जो है फोकस कर रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल जो एक बच्चा होता है उस पर फोकस कर रहे होते हैं, उसका जो बिहेवियर होता है उसको मेजर करते हैं और उसी पे फिर हम लोग अपना जो भी होता है ना लाइक इंटरवेंशन उसको फिर लाइक अप्लाई कर रहे होते हैं। Very good, very good. So, as Umme Habiba explained that in single subject experimental design, our subject is only one individual या one group कह लें. ठीक है. और एक ही ग्रुप होता है. जैसे यूजली कुछ रिसर्चेज ऐसे होती हैं, उसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक जो है वो प्लेसिबो ग्रुप होता है, या एक एक्स्ट्रा ग्रुप होता है जिसके साथ कंपेयर करते हैं हम रिजल्ट्स को. दो ग्रुप्स लेते हैं. लेकिन जो एबीए की रिसर्चेज होते हैं उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम जो कॉमन यूज होता है वो सिंगल सब्जेक्ट है. उसमें एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही ग्रुप होगा. ठीक है. और वही ग्रुप जो है, इंडिविजुअल जो है, सर्व एज देयर ओन कंट्रोल ग्रुप. ठीक है. उसमें कोई सेकंड कंट्रोल ग्रुप नहीं है. उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है, वही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और वही कंट्रोल ग्रुप है. ठीक है. सो रिसर्चर्स अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट, वेरीफाई एंड रेप्लिकेट द डेटा. सो वी डू थ्री थिंग्स इन दिस सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन. We predict, verify and replicate data every time. We will discuss it later on. आगे जैसे जैसे हम इसको पढ़ते रहेंगे. सो आइडियली रिसर्चर्स वांट्स टू प्रूव एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल. अब ये जो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल है, बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक रिसर्च में. अगर हमारे एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल लूज कर जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका एग्जैक्ट इफेक्ट को हम मेजर ना कर पाए, या उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी वैलिडिटी के ऊपर, कि क्या ये आईवी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या इसके ही ये रिजल्ट्स हैं, या ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के भी हो सकते हैं. ठीक है. सो इसलिए एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल बहुत जरूरी है. और उसके लिए कुछ डिजाइन्स हैं. फर्स्ट जो है रिवर्सल डिजाइन हम यूज करते हैं. रिवर्सल डिजाइन भी एक कॉमन यूज होने वाला डिजाइन है एबीए की रिसर्च में. एबीए इसमें इसको रिवर्सल डिजाइन को ए बी भी कहते हैं. सो समटाइम इट मोस्टली क्वेश्चंस जो है उस इसमें से आ जाते हैं कि ए बी डिजाइन कौन सा डिजाइन है. ठीक है. क्या ये रिवर्सल है, क्या ये चेंजिंग क्राइटेरियन डिजाइन है, या इसके अलावा जो तीन डिजाइन है, मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन है, या अल्टरनेट ट्रीटमेंट डिजाइन है. समटाइम स्टूडेंट्स जो है इसको ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट डिजाइन भी कह देते हैं. ठीक है. ऑल्टर ट्रीटमेंट डिजाइन इस वजह से भी बनता है क्योंकि इसमें ए बी शायद उन्हें लगता है कि ये जो इंटरवेंशंस हैं ए बी चल रहे हैं. सो ये मल्टीपल इंटरवेंशंस हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ alternate treatment design. So just it is not alternate treatment design. This is the reversal replication या reversal या replication research design हम इसे कह सकते हैं. So इसमें जो A है that is stand for the intervention, या इसको आप baseline भी कह सकते हो. A को A as a baseline, B as a intervention, again A is the baseline and B is the intervention. ठीक है. अब इस डिजाइन में हम करते क्या? व्हाट वी डू इन रिवर्सल डिजाइन, वी अप्लाई द बेसलाइन फेज. बेसलाइन फेज में हम चेक करते हैं जो बिहेवियर्स हैं उनकी, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी क्या है, उनका रेट क्या है, एंड देन वी अगेन अप्लाई द इंटरवेंशन. In the second phase, we do the intervention. We apply whatever the strategies we want to use to increase the behavior or to decrease the behavior. फिर उसके बाद हम इंटरवेंशन फेज, फॉर एग्जांपल 5 दिन चलती है,
10 दिन चलती है इंटरवेंशन फेज। फिर उसके बाद इंटरवेंशन फेज हम बंद करके हम दोबारा फिर से बेसलाइन लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो इंटरवेंशन अप्लाई करने की वजह से जो अफेक्ट्स आ रहे थे बिहेवियर्स के ऊपर, क्या इंटरवेंशन बंद करने के बाद वही सेम अफेक्ट इंटरवें डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मींस के बिहेवियर में चेंज कांस्टेंट रहती है इंटरवेंशन के बाद, या फिर उसमें अगर तो बिहेवियर में चेंज आती है इंटरवेंशन स्टॉप करने के बाद, दैट मींस के वो जो इफेक्ट आ रहा था वो इंटरवेंशन की वजह से आ रहा था। ठीक है। तो फिर बेसलाइन में हम इंटरवेंशन को स्टॉप कर देते हैं, फिर दोबारा हम कुछ स्टेज बेसलाइन लेते हैं, एंड देन वी अप्लाई द इंटरवेंशन एंड चेक। अगर तो वही रिजल्ट्स जो पहली बार इंटरवेंशन अप्लाई करने से आए थे, अब वही रिजल्ट्स अगर दोबारा फिर से हमें मिलते हैं इंटरवेंशन सेकंड फेज में इंटरवेंशन की, तो फिर दैट मीन्स कि जो अफेक्ट आ रहे हैं या बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो इंटरवेंशन की वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। ठीक है। सो इस ये भी एक जो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल बिल्ड करने का एक मेथड है, रिवर्सल या रेप्लिकेशन रिसर्च डिजाइन। सो इट अलाउज फॉर द एप्लीकेशन रेप्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स, बिकॉज in the first phase is baseline, second phase is intervention, then you again stop the intervention and apply the baseline phase which is A, और फिर उसके बाद आप दोबारा फिर से इंटरवेंशन फेज अप्लाई करते हो। ठीक है। सो रेप्लिकेशन मेक्स इट क्लियर दैट ट्रीटमेंट कॉज चेंजेस इन बिहेवियर। सो या सो इट कॉजेज द एक्चुअली द चेंज इन द बिहेवियर। सो अब यहाँ पे जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, सो इट क्लियरली शोज this is a graph from the reversal replication research design. If you observe this graph, let me explain the graph first, then we will analyze the graph. If you can see the y-axis, the vertical axis is called the y-axis. On the y-axis, it is written correct math problems. ठीक है, कि कितनी मैथ प्रॉब्लम बच्चा करेक्टली कर रहा है एक सेशन में। ठीक है। अब इसमें कुछ फेजेस हैं और एक्स एक्सिस जो है वो नंबर ऑफ सेशंस को शो करें कि दीज आर द फर्स्ट सेशन, फिफ्थ सेशन, 10 सेशन, 11, 15 और वो सारी चीजें, नंबर ऑफ सेशंस। अब जो डेटा हम देख रहे हैं इसमें फेजेस बनी है। फर्स्ट फेज है बेसलाइन की फेज। अब ये फेज तकरीबन कोई 6 डेज चलती है। ये जो बेसलाइन की फेज है दैट स्टेज फॉर ऑलमोस्ट 5 डेज और 6 डेज यू कैन से। अब यहाँ पे जो है 5 डेज शो हो रहा है कि 5 डेज जो है वो बेसलाइन फेज चली है। फिर 6 डेज से डेज से इंटरवेंशन अप्लाई हुई, ट्रीटमेंट जो कि 6th सेशन से स्टार्ट हुई है और 15th सेशन तक इंटरवेंशन अप्लाई करते रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड फेज जो है वो दोबारा बेसलाइन की फेज है जिसमें हम इंटरवेंशन को स्टॉप कर देते हैं और चेक करते हैं बेसलाइन फेज में, थर्ड फेज जो है कि इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद भी जो बिहेवियर में चेंज आ रही थी। इफ यू कैन चेक द ग्राफ इज एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग मींस ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है। बट जैसे ही हमने इंटरवेंशन को स्टॉप किया, यहाँ पे इंटरवेंशन स्टॉप होगी और इंटरवेंशन स्टॉप होने के बाद जो बिहेवियर ग्राफ था वो गिर रहा है नीचे, जिसको डी एक्सिलरेट कह सकते हैं, या नीचे की तरफ ग्राफ ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो गई है। तो अब ये जो स्केच है लाइन का ये नीचे की तरफ ज्यादा है। ठीक है। दैट मीन्स के ट्रीटमेंट की वजह से जो चेंज आ रही थी बिहेवियर में, नंबर ऑफ मैथ प्रॉब्लम बच्चा सॉल्व कर पा रहा था, अब जो है ट्रीटमेंट बंद करने के बाद वही जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थे बच्चे के वो ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोबारा फोर्थ फेज स्टार्ट हुई है ट्रीटमेंट की, तो बिहेवियर दोबारा से एक्सेलरेट करना शुरू हो गया। ठीक है। तो अब दोबारा से एक्सिलरेट, अब इससे हमें पता चलता है कि ये जो भी इंटरवेंशन अप्लाई हुई है, सो दैट इज कॉजिंग अ पॉजिटिव अफेक्ट ऑन द बिहेवियर ट्रेंड लाइन। ठीक है। सो पॉजिटिवली बिहेवियर लाइन जो है वो एक्सिलरेट कर रही है। मीन्स के
नंबर ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स एक सेशन में वो ज्यादा प्रॉब्लम बिहेवियर्स को सॉल्व कर रहा है। अब जैसे मैथ्स प्रॉब्लम की एक एग्जांपल लगा लें कि एक स्टूडेंट है, तो यूजली वो एक सेशन में 5 मैथमेटिकल प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता था। लेकिन हमने इंटरवेंशन जब अप्लाई की करना स्टार्ट किया 6 सेशन से, तो वो नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम है सॉल्व करता है अब एक सेशन में वो 20 तक पहुंच गई। 5 मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स से बढ़ के अब वो 20 मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है मैक्सिमम, जो विद इन 10 थेरेप्यूटिक सेशन या इंटरवेंशन फेज के सेशंस जो हुए हैं, उसमें 20 तक जो है वो पहुंच गया बच्चा। ये 20 मैथमेटिकल प्रॉब्लम मैक्सिमम वो सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे इंटरवेंशन अप्लाई करना बंद की है, तो इन जो नंबर ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थे पर सेशन वो रिड्यूस होना शुरू हो गए। ठीक है। जैसे ही रिड्यूस हुए हैं, फिर उसके बाद कुछ डेज के बाद आफ्टर 10 सेशंस, 26 सेशन से दोबारा इंटरवेंशन अप्लाई हुई, तो नंबर ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना वो इंक्रीज हो गया है इंटरवेंशन फेज में फिर से। सो दैट क्लियरली शोज कि जो इंटरवेंशन हम अप्लाई करें दैट इज एक्चुअली वर्किंग। ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है रिवर्सल या रेप्लिकेशन रिसर्च डिजाइन का। इसको हम ए बी डिजाइन भी कहते हैं। ठीक है। ओके, सो कंसिडरेशन क्या है, हाउ लॉन्ग शुड द बेसलाइन फेज लास्ट, दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। एक अगर कॉमन सेंस देखी जाए तो आप लोगों के अकॉर्डिंग बेसलाइन सेशंस कितने सेशंस होने चाहिए जिससे हमें एक एक्यूरेट डेटा मिल सके बेसलाइन का? व्हाट डू यू से? सर 3। 3, वेरी गुड उसामा। और कोई बताएगा? लेकिन मुझे उसकी वैलिड रीजन भी बतानी है कि हमने इतने बेसलाइन फेज के सेशन जो हैं वो क्यों इतने सिलेक्ट किए हैं। उसकी एक वैलिड रीजन होती है, एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को आपने मुझे बताना है। सर ओवर द टाइम 3 डेज के ऊपर जब आप बेसलाइन किसी भी टास्क की ले रहे हैं कंसिस्टेंटली, अगर उसमें कोई चेंज नहीं है एंड वो सेम रिस्पांस जो है जनरेट हो रहा है या देयर इज नो रिस्पांस, then you have to implement the intervention and start the treatment. That's why. वेरी गुड, अमेजिंग, गुड जॉब उसामा, अमेजिंग। सो उसामा एक्चुअली एक्सप्लेन द राइट रीजन बिहाइंड द बेसलाइन। जब भी आप बेसलाइन लेते हैं तो आपने देखना होता है कि जो ट्रेंड लाइन है अगर तो वो स्टेबल हो जाती है, या उसमें जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं या जो बिहेवियर फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो अगर स्टेबल रहती है, उसमें चेंज ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती, ये लाइन फ्लक्चुएट नहीं करती या डेटा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, तो आप उस कह सकते हो कि योर बेसलाइन इज फाइन। यहां तक अब आप इंटरवेंशन अप्लाई कर सकते हो। जब आपको जब लगे कि नहीं, अभी जो ट्रेंड लाइन फ्लक्चुएट कर रही है या डेटा जो है वो फ्लक्चुएट करता है, कि एक दिन जो बेसलाइन पे बिहेवियर जो है वो 20 टाइम्स आ रहा है और दूसरे डे बिहेवियर में बेसलाइन जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा चेंज है, ये फ्लक्चुएट करेगी। तो आप बेसलाइन स्टॉप नहीं कर सकते, आप इंटरवेंशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। सो जब आपको लगे कि योर बेसलाइन इज एक्चुअली स्टेबल, उसके डेटा फ्लक्चुएशन कम है या बहुत कम है, तो आप फिर जो है इंटरवेंशन अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ग्राफ भी आप देखें ना, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसमें डेटा एवरेज आप इजीली कर सकते हो, इसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। ये तकरीबन 5 6 के अराउंड, मतलब कि ये फ्रिक्वेंसी आ रही है। ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, जैसे 5 से 20 पे चला जाता है, फिर 15 पे आ जाता है, फिर 5 पे आ जाता है, फिर 10 पे आ जाता है, कम ज्यादा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, तो फिर आपको इंटरवेंशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही आपका डेटा फ्लक्चुएट करना बंद होगा, आपको एक स्टेबल बेसलाइन मिल जाएगी स्कोर्स, तो देन यू कैन अप्लाई योर इंटरवेंशन। So the same thing is written here, until see stable pattern or trend opposite that is expected from the treatment. Shorter baseline is studies of behavior previously researched, and shorter baseline होनी चाहिए, जैसे उसामा ने कहा 3 डेज की, मैक्सिमम 5 डेज का आप बेसलाइन ले सकते हो। 3 डेज से आप 3 डेज इज द बेस्ट बेसलाइन, अगर उसमें डेटा आपका
जो है स्टेबल है तो यू कैन स्टार्ट द इंटरवेंशन, अदरवाइज यू कैन मूव टू द 5 सेशन एज वेल। ठीक है। सो शॉर्टर बेसलाइन होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम में शॉर्टन बेसलाइन टाइम। और एथिकल कंसिडरेशन क्या कह रहे हैं, सम बिहेवियर्स आर डेंजरस एंड इट मे बी अनएथिकल टू लीव देम अनट्रीटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ऐसे प्रॉब्लम बिहेवियर्स जो कि सेल्फ हार्मिंग है या वो दूसरों को हार्म कर सकता है, अ, या ऐसे जैसे मैंने कहा कि आप बच्चे को कभी भी फूड से डिप्राइव्ड नहीं रख सकते, खाने से डिप्राइव्ड नहीं कर सकते, पानी से डिप्राइव्ड बच्चे को नहीं कर सकते एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। या इस तरह के सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स है, आप उनको अनट्रीटेड नहीं छोड़ सकते। तो आप ऐसे बिहेवियर्स पे हमेशा शॉर्ट बेसलाइन रखते हो, बहुत कम। मतलब कि ऐसे डिजाइन आप यूज करो जिसमें बेसलाइन लेनी ही ना पड़े। जैसे इंटरवेंशन प्लान था, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट डिजाइन है। ठीक है। उसमें बेसलाइन समटाइम आप ना भी लो तो दैट्स टोटली फाइन। आप अपने जो वैलिडिटी है इंटरवेंशन की वो मल्टीपल सेटिंग्स में या मल्टीपल ट्रीटमेंट अप्लाई करके आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है। उसमें बेसलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे बिहेवियर्स के लिए फिर आप जो है रिवर्सल डिजाइन आप यूज ना करो। ठीक है। ये अनएथिकल हो जाएगा। हाउ मेनी रिवर्सल एंड एप्लीकेशंस आर नेसेसरी, कितनी रिवर्सल आप एप्लीकेशंस कर सकते हो। जैसे पहली बेसलाइन आपने ली है, फिर इंटरवेंशन अप्लाई की है, फिर बेसलाइन ली है, इंटरवेंशन अप्लाई की है, तो क्या इसको आगे फिर बेसलाइन और इंटरवेंशन ले सकते हैं हम। तो लेट्स सी, लेस एप्लीकेशन इफ लार्ज effect are observed and a lot of previous research exist in the area। अगर बहुत ज्यादा रिसर्च मौजूद है ऑलरेडी इसी सेम टॉपिक्स के ऊपर, सेम वेरिएबल्स के ऊपर, तो फिर आपको बार बार रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। या फिर तब भी आपको जरूरत नहीं है अगर आप देखो कि ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सिलरेट कर गई है। जब इंटरवेंशन अप्लाई नहीं था और आप बेसलाइन में, तो आपने इंटरवेंशन अप्लाई किया तो इसमें जो ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर रही है और बहुत तेजी से जो है डी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब कि नीचे की तरफ आ रही है। तो फिर भी आपको दोबारा रिवर्सल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ए आपको लेने की जरूरत नहीं है। जब आपने यहाँ पे फोर्थ फेज जो है इंटरवेंशन के बाद दोबारा आपको बेसलाइन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो बहुत तेजी से ऊपर जो है वो स्ट्रेट ऊपर जा रही है। ठीक है। उसमें बिहेवियर में बहुत चेंज नजर आया। सो इन दोज केसेस आपको दोबारा ज्यादा लंबा जो है वो नहीं लेके चलना चाहिए इस रिसर्च को। ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट में नॉट लीड टू रिटर्न टू द बेसलाइन। अब कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आप रिवर्सल डिजाइन यूज नहीं कर सकते। कौन से ऐसे वो केसेस हैं, कोई मुझे बता सकता है। वो कौन से वेरिएबल्स हैं या कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिनमें आप रिवर्सल डिजाइन यूज नहीं कर सकते। यस, जरा सोच के बताएं, ये ग्राफ को देखें आप और देन So can you please repeat your question? माय क्वेश्चन इज कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं या कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं या कौन से ऐसे इश्यूज बन सकते हैं जिनकी वजह से हम रिवर्सल डिजाइन यूज नहीं करते। उन पे कोई और रिसर्च डिजाइन यूज कर लेते हैं, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट यूज कर लेते हैं या मल्टीपल बेसलाइन यूज कर लेते हैं, लेकिन रिवर्सल यूज नहीं कर सकते। ये लिमिटेशंस हैं उसमें। कम ऑन गाइस, इतना भी मुश्किल सवाल नहीं है। हम सो रहे हैं। सर जो बिहेवियर है वो अक्सर चेंज नहीं हो रहा होता। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है, रिसेंटली आपको बताया था। तो कुछ बिहेवियर जो होते हैं बच्चों के, वो नहीं पिक कर रहे होते, चीजें नहीं कर रहे होते, तो हमारे पास एथिकली हमको थोड़ा सा
कुछ चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लाइक कुछ ट्रीटमेंट्स अगर हम बच्चों के कर रहे हैं तो वो शायद हार्मफुल लाइक उनके लिए रहे, कुछ उनको हार्म ना पहुंचाए, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं रिवर्सिंग ट्रीटमेंट। हाँ, ये भी एक रीजन है मैं हबीबा, वेरी गुड। सो एक ऐसा वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल हम सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स या फिर दूसरों को हार्म करने वाले बिहेवियर्स पे वर्क कर रहे हैं, तो ये एक लिमिटेशन है कि आप जो है ट्रीटमेंट इंटरवेंशन जो है वो नहीं स्टॉप कर सकते, ठीक है, या उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बिहेवियर दोबारा आएंगे और वो अपने आप को हार्म कर सकते